बच्चों, अचीवर्स एकेडमी में मैं रवि शर्मा आज फिर तुम्हारा स्वागत करता हूँ। आज जर्नलिज्म क्लास में खबर लिखने के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, या यूँ कहें कि खबर लिखने के महीन गुर या टिप्स सीखेंगे, जो कि तुम्हें ना तो किसी जर्नलिज्म क्लासेस में सिखाया जाएगा और ना ही कोई तुम्हारा सीनियर तुम्हें सिखाएगा। क्योंकि जब किसी ट्रेनी से कोई गलती होती है तो सीनियर्स उसे यूं ही होते रहने देते हैं, या उनके पास टाइम नहीं होता कि वो ट्रेनी को सिखाएं, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा लोड रहता है सीनियर्स पे खबरों का, उनकी एडिटिंग का। तो आज हम खबर को कैसे सुगठित और सुंदर बनाया जाए, कैसे उसमें सही शब्दों का चयन हो, इन पर चर्चा करेंगे। कई बार आपका सीनियर आपसे कम क्वालिफाइड होता है तो उसके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। इस वजह से भी वो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बताता, या आपसे कोई जो चूक हो रही होती है उसके बारे में नहीं बताता। लेकिन अल्टीमेटली इससे भी आप सीखते हैं, क्योंकि अगर आपसे कोई गलती होगी तो अगले दिन कोई ना कोई अखबार पढ़ के वो आपको इंगित कर देगा, और आप उसको, अगर आप में सीखने की एक इच्छा है तो आप सीख लेंगे। इससे जुड़ा मैं एक आपको किस्सा सुनाता हूँ। काफ़ी पहले की बात है। मैंने एक अखबार में नौकरी शुरू की थी, उसके पहले मैं मैगज़ीन में था। तो जो हमारे सीनियर थे वो, उनके अंदर एक पता नहीं किस प्रकार का कुंठा भाव था कि उस ऑफिस में यूएनआई भी थी, पीटीआई भी थी, भाषा भी थी, वार्ता भी थी, सारी एजेंसीज थी उसमें। तो जो टेक बनाने के लिए दिए जाते थे, जो टेलीग्राम से तार आते थे, जो तार बनाने के लिए दिए जाते थे, वो मुझे सारे अंग्रेज़ी के, आइदर यूएनआई या पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया या यूनाइटेड न्यूज़ इंडिया के ही तार मुझे दिए जाते थे बनाने के लिए, और वो स्वयं अपने हिंदी के तार बना के अपना कंपोजिंग के लिए भेज देते थे, और मेरी खबरें फिर रद्दी में चली जाती थी। लेकिन मैंने महसूस किया कि उससे ही मेरे को, चूँकि मेरे को इंग्लिश से सारा ट्रांसलेशन करना पड़ता था, तो मैंने उससे बहुत कुछ सीखा जो मेरे भविष्य में बहुत काम आया। तो इस तरह की चीज़ें अखबार में होती हैं, उससे हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, और अपना काम लगन से करते रहना है। जो भी खबर आप बनाएं उसको अगले दिन अखबार में ज़रूर देखें, पढ़ें ध्यान से कि उसमें आपके वरिष्ठ ने उसमें क्या क्या संशोधन किए हैं, और उनको आप अपने दिमाग में रखें, तभी आप उसको सीख पाएंगे। खबरों में जो प्रमुख 6 तत्व होते हैं, 5 Ws 1 H, कब, कहाँ, कैसे, क्या, ये सारी चीज़ें रुडयार्ड किपलिंग ने जो 6 सिद्धांत दिए थे एक कंप्लीट पूर्ण खबर के लिए, इसके बारे में हम लोग एक वीडियो में पहले चर्चा कर चुके हैं। अक्सर खबरों में आप पढ़ते भी होंगे तो उसमें देखते होंगे कि लिखा होता है उन्होंने बोलते हुए कहा। इसका क्या मतलब है? बोलते हुए, जब आदमी बोलेगा ही नहीं तो कहेगा क्या? सीधे आपको ये लिखना है कि उन्होंने कहा, या उन्होंने जानकारी देते हुए कहा, उन्होंने जानकारी दी, सीधे लिख सकते हैं उन्होंने ये जानकारी दी। और या हम जैसे किसी का भाषण है तो उसमें ये यूज़ कर सकते हैं कि उन्होंने संबोधित करते हुए कहा। बीच बीच में फिर इसमें जो एक रूपता होती है उसे तोड़ना होगा। उन्होंने कहा बार बार के, उन्होंने आगे बताया, उसके बाद कहीं सीधे सीधे शो कर सकते हैं बताया, कॉमा करके फिर लिख सकते हैं वो बोले। इस तरह से थोड़ा सा मतलब एकदम एक रूपता ना हो खबर में। एक दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि खबरों में किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे श्री का उपयोग नहीं होता है। श्री राधेश्याम यादव,
ये नहीं लिखा जाएगा, सीधे लिखा जाएगा राधे श्याम यादव। ये किसी के प्रति असम्मान का सूचक नहीं है। ये एक परंपरा है जो लंबे समय से चली आ रही है कि अखबार में किसी भी नाम के आगे श्री का उपयोग नहीं किया जाता है, और यद्यपि महिलाओं के लिए एक सम्मान के रूप में उन्हें सुश्री या श्रीमती लिखा जाता है। पहले पैरे में यदि हमने नाम दिया है पूरा व्यक्ति का, तो दूसरे पैरे में श्री यादव ने बताया आप लिख सकते हैं, या आजकल एक कुछ अखबार ये भी है वो सीधे यादव ने बताया कर देते हैं, थोड़ा सा वो असम्मानजनक लगता है, तो आप वहाँ श्री यादव ने बताया करके लिख सकते हैं। किसी भी खबर में ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी चीज़ बार बार रिपीट ना करें, क्योंकि पाठक उससे बहुत बोर हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम खबर के इंट्रो में जो बात लिखते हैं वो सीधे लगभग वही बात अगले पैरे में लिख देते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि खबर को बार बार रिपीट, खबर का जो अंश है उसको बार बार रिपीट नहीं करना है। इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा कि कोर्ट से जुड़े मामलों में या अधिकारी से जुड़े मामलों में बड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जाता है। कोर्ट ने लताड़ लगाई, कोर्ट ने फटकारा, या अधिकारी ने अपने कनिष्ठों को फटकारा, ये शब्द बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाते हैं तो किसी भी व्यक्ति को, तो इनसे थोड़ा बचना चाहिए। इनकी जगह हम ये कैसे कर सकते हैं कि कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की, अधिकारी ने डांट लगाई या खरी खोटी सुना दी, तो इस तरह से ये शब्द जो है बेहतर उपयोग में आ सकते हैं। यदि आपको कोई शब्द सही नहीं पता है तो आप कदापि उसको मत लिखिए अपने टेक्स्ट में। आप उसके लिए डिक्शनरी का उपयोग कर सकते हैं सही शब्द जानने के लिए, अपने वरिष्ठ से उसके बारे में पूछ सकते हैं। इसमें कतई आपको संकोच नहीं करना है, क्योंकि गलत लिखने से बेहतर है कि आप किसी से ये पूछ लें कि सही शब्द क्या है, क्योंकि अगर गलत शब्द चला गया तो अगले दिन सभी आपके ही सहयोगी आपकी खिल्ली उड़ाएंगे। और ये चीज़ वरिष्ठ भी ऐसा करते हैं, जो शब्द उन्हें थोड़ा सा जरा सा भी संदेह होता है, क्योंकि दिन भर खबरों के बीच में रहते हैं, तमाम ऐसे शब्द आते हैं जिनके बारे में कभी तो ऐसा भी होता है कि हमें उनके बारे में जानकारी ही नहीं होती है, तो वरिष्ठ लोग आपस में डिस्कस करके ही लिखते हैं, कॉपी बनाते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ और बता दूं कि जब भी कोई खबर बनाएं, विशेष रूप से जैसे जो क्राइम बीट देख रहे हैं उसमें क्राइम भी होते हैं, एक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो उसमें पुलिस की ओर से आपको एक प्रेस रिलीज़ प्राप्त हो जाती है, तो या फिर आपको कहीं से उससे जुड़ी कॉपी मिल गई, तो आप अपने टेक्स्ट में, अपने लेखन में, अपनी खबर में पुलिसिया शब्दों का इस्तेमाल कदापि ना करें। पुलिस के जो टेक्स्ट होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं: फलाना पुत्र फलाना, हाल निवासी, यानी आजकल यहाँ रह रहा था, स्थायी निवासी फलाना। आप सिंपल से सीधे से कि फलाना और जो यहाँ के रहने वाले फलाने, यहाँ के रहने वाले ये व्यक्ति, सीधे सीधे आपको लिखना है, क्योंकि ये चीज़ जो है वो पाठक के गले नहीं उतरती और पाठक को पसंद नहीं आती। अपने प्रदेश का है तो अपने प्रदेश का जिक्र नहीं करना है, लेकिन हाँ यदि दूसरे प्रदेश का है तो आप लिखेंगे फलाने प्रदेश का निवासी के फलाने क्षेत्र का रहने वाला, तब वहाँ आप उसका इस्तेमाल करेंगे। अक्सर अपराध की खबरों में भारतीय दंड संहिता की धाराओं का जिक्र कर देते हैं। इन धाराओं से सामान्य व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसकी समझ में ही नहीं आनी है कि धाराएं किस अपराध के लिए हैं। सिंपली खबर में ये लिखा जाना है कि फलाने अपराध के लिए, जैसे कालाबाजारी के लिए या मारपीट के लिए या सरकारी काम में बाधा डालने के लिए फलाने व्यक्ति के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया। यदि भारतीय दंड विधान की कोई धारा हम दे रहे हैं तो उसे ब्रैकेट में स्पष्ट करें कि ये धारा किस अपराध में किस चीज़ के लिए लागू होती है,
तमाम खबरों में हम एब्रीविएशन देते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि NCERT। तो जब हम खबर शुरू करें NCERT के बारे में, जब हम खबर लिखना शुरू करें तो सबसे पहले हमें उसका विस्तृत नाम देना है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसके ब्रैकेट में हम NCERT लिख दें और इसके बाद जब खबर को आगे चलाएं तो NCERT का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम पूरा लंबा नाम लगातार बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा अक्सर ऐसा होता है कि तमाम नई तरह की चीज़ें आती हैं समाज में, या मान लीजिए जैसे नई बीमारियां आती हैं, जैसे इबोला आई, सार्स आई और बर्ड फ्लू वगैरह आया। तो इनके बारे में जब खबर, जैसे प्रारंभिक दौर में जब खबर शुरू की जाती है छापनी, तो उसके बारे में एक बॉक्स बनाकर बता दिया जाता है कि इबोला कौन सी बीमारी है और इसके कौन कौन से लक्षण हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो उससे जो है पाठक ये समझ पाएगा। सपोज़ कीजिए कि हमने मान लीजिए लिख दिया कि इबोला के इतने मरीज पाए गए, इतने संक्रमित हुए उससे, या बर्ड फ्लू से इतने मरीज पाए गए, तो पाठक के दिमाग में एक जिज्ञासा रहेगी कि आखिर ये बीमारी किस लिए है। तो उसके बारे में बॉक्स बनाकर हम यदि जानकारी दे देंगे तो पाठक को बहुत सहूलियत होगी। जिस भी व्यक्ति के खिलाफ आप खबर छाप रहे हैं, चाहे वो कोई अधिकारी हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो, कोई व्यापारी हो या कोई भी व्यक्ति हो, जिसके भी खिलाफ आपने कोई खबर आपने छापी है या आप छाप रहे हैं, उस व्यक्ति का निश्चित रूप से आपको वर्जन लेना है। क्योंकि यदि आप वर्जन नहीं लेंगे तो वो कल आपके ऊपर वो आरोप भी लगा सकता है और वो कोर्ट में भी जा सकता है। और यदि आपने वर्जन ले लिया है तो आपने जब उसका पक्ष छाप दिया, यानी आपने जो उसके खिलाफ खबर थी वो छापी और उसका वर्जन छाप दिया, तो अब उसमें कोर्ट वगैरह जाने की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। और अक्सर हम अपने आप को, जब अखबार में होते हैं तो हम अपने आप को, चूँकि 4 आदमी नमस्कार करते हैं तो हम अपने आप को बहुत पावरफुल समझने लगते हैं। ऐसा भी समझने की ज़रूरत नहीं है। किसी को भी डिफेम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप केवल ये सोच के कि मेरे पास आज कलम है, कलम की ताकत है, तो मैं किसी भी व्यक्ति को डिफेम कर सकता हूँ, ये आपके लिए कभी भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। आपके लिए सभी लोग समान होने चाहिए। कभी भी किसी भी व्यक्ति को विश्वास में लेकर धोखे से कोई खबर न छापे। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे परिचित होते हैं, हमारे मित्र होते हैं, उनसे हमें खबरें प्राप्त हो जाती हैं, तो वो हमें या खबर या ये कहें कि कुछ बातें ऐसी पता चल जाती हैं जो केवल समाज में हैं और सभी लोगों को नहीं पता है। तो वो हमसे ज़िक्र किया और हमने पता चला कि उसको खबर बना के छाप दिया, तो ये हमारे उस व्यक्ति के साथ एक तरह का धोखा होगा। हमें इससे भी बचना है। कोई भी खबर छापने से पहले यदि हम कोई ऐसी खबर छाप रहे हैं जो ब्रेकिंग है और सारी, तो उससे जुड़े सारे साक्ष्यों का हमारे पास होना अति आवश्यक है। क्योंकि कल कोई व्यक्ति यदि हमारे ऊपर आक्षेप करता है, यदि कोई कोर्ट में जाता है, तो हमारे पास पूरे साक्ष्य होंगे और हमारा उसमें कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि उन साक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें 1-2 दिन का समय लगे, तो हम उतना इंतज़ार कर लें और फिर पूरे साक्ष्यों के साथ खबर छापें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे कोई खबर छूट जाती है, तो उसमें हतोत्साहित होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप कदापि हतोत्साहित ना हो, और लेकिन आपको ये करना है कि अगले दिन उसका बहुत ही मजबूत फॉलोअप छापना है। जो खबर आपसे छूट गई है उसमें आगे के तथ्यों को इकट्ठा करके बहुत ही उसका मजबूत फॉलोअप छापना है, जिससे पाठक को कुछ नवीनता मिले, कुछ ऐसा लगे कि हाँ, आज इसमें रिपोर्टर ने बहुत अच्छा काम किया है। एक और ध्यान रखने वाली बात,
अधिकारियों का महिमा मंडन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अधिकारियों का महिमा मंडन स्पष्ट रूप से हमारे मैनेजमेंट को भी दिखाई पड़ जाता है और पाठकों को भी दिखाई पड़ जाता है। तो वो एक ढंग से ये होता है कि साहब फलाना रिपोर्टर फलाने अधिकारी की चमचागिरी कर रहा है, तो इससे भी बचना है। यदि हमारी खबर में दम होगा तो अधिकारी स्वयं हमसे संबंध बनाएगा, हमें उससे कोई विशेष, क्योंकि हम महिमा मंडन क्यों करेंगे किसी का, हमें उससे संबंध बनाने हैं। लेकिन अगर हमारी खबर में दम होगा तो अधिकारी स्वयं हमसे संबंध बनाएगा। अक्सर सूचना विभाग की विज्ञप्तियां जो पूरे प्रशासन से जुड़ी होती हैं वो रोज़ ही लगभग प्राप्त होती हैं। तो इसमें यहाँ पर ये विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है कि उन विज्ञप्तियों को हमें ज्यों का त्यों नहीं छापना है, क्योंकि उन विज्ञप्तियों में तो अधिकारी के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स ही दिखाए जाते हैं। यदि हम उन विज्ञप्तियों को ही लगातार छापते रहेंगे तो लोग हमें सरकारी भोंपू कहेंगे। इसलिए हमें इससे निश्चित रूप से बचना है। और हाँ, इसके लिए इससे बेहतर करने के लिए हमें ऑन द स्पॉट उपस्थित होना होगा। कोई बैठक हो रही हो वहाँ हमें उपस्थित होना होगा और वहाँ में उसमें कोई नया एंगल निकालना होगा। अधिकारी से बात करके कोई खबर ब्रेक करनी होगी। तो ये अगर 4 अखबार है और 4 ने 3 ने विज्ञप्तियाँ छापी और हमने कुछ अलग हटकर छापा तो हमारी बात ही कुछ और होगी। तो ये कुछ बिंदु मैंने आज तुम लोगों से चर्चा की है और निश्चित रूप से तुम जब इस फील्ड में आओगे तो तुम महसूस करोगे कि ये वो बिंदु हैं जिन पर कभी तुम्हें ना किसी क्लास में सिखाया गया होगा, ना ही तुम्हारे कोई वरिष्ठ इस पर तुमसे चर्चा करेंगे। तो इन बिंदुओं को अगर ध्यान में रखोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारी खबर भी बहुत अच्छी बनेगी और तुम इस फील्ड में आगे बढ़ोगे। धन्यवाद।